हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाला करंट अफेयर की ई बुक आ गई है। ये एक नए तरीके की ई बुक है दोस्तों। कल मैंने इस पर एक रिव्यू वीडियो भी बनाई हुई थी, तो अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो जाकर के YouTube पर रिव्यू वीडियो देखिए इसकी और पता कीजिए इसमें क्या क्या मिल रहा है। इस बार की ई बुक दोस्तों बिल्कुल अलग सी है। मतलब आप लोग अभी तक देखते थे कि टॉपिक बाय टॉपिक तो पढ़ाया जाता था, ई बुक में रहता था पूरा डिटेल कंटेंट, लेकिन क्वेश्चंस और आंसर्स का प्रैक्टिस सेट आपको एंड में मिला करता था। इस बार क्या किया गया है कि टॉपिक बाय टॉपिक को, कुछ बेसिक टॉपिक्स को तो शुरुआत में दिया गया है थ्योरी वाइज, और बाकी के जो टॉपिक बाय टॉपिक्स हैं उनको दोस्तों क्वेश्चंस और उसके नीचे ही जस्ट लिखा गया है उसका एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों आपको ये पता लग पाएगा कि एक्सप्लेनेशन जो आप पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये आप चीज ध्यान कर पाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्जाम दे करके आओगे तो तुरंत आप पेज बाय पेज करके मिला सकते हो कि इस पेज नंबर से आया था सर क्वेश्चन, और आज आप आने के बाद हमें उस पेज का स्क्रीनशॉट भी भेज सकोगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहो, आप चाहे जो कहो, इस ई बुक के बाहर से आपको एक सा भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चंस आपको इस ई बुक से मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप आओगे और स्क्रीनशॉट लेकर के भेजोगे कि सर इस पेज नंबर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ स्टैटिक्स भी इंक्लूडेड है और इस ई बुक को तैयार किया गया है। तो जो लोग जनवरी फरवरी मार्च 2022 यानी तीनों महीनों का एक कॉम्बो ई बुक लेना चाहते हैं, जा करके एमजेटी ऐप से ले सकते हैं। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सिंपली इस नंबर पर, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, 7235939476 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको प्रोसेस बताया जाएगा, आप वहां से भी पेमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कल की वीडियो के क्वेश्चंस की। कहीं आप भूल तो नहीं गए? कल के क्वेश्चन में दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कहाँ का है ये मेघालय में स्थित है। इसके अलावा हमारे जो CGI हैं NV रमना जी, इन्होंने दोस्तों अदालती आदेशों को तेजी से ट्रांसमिशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, नाम है उसका फास्टर। क्या नाम है? फास्टर। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वही भारत और फ्रांस के बीच में 20वां वरुण 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया हुआ है, और अभी राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार से 20 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र ने दोस्तों कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने के लिए एक योजना शुरू करी हुई है, और विश्वास पटेल भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनाए गए हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में विनय समरस से पहल शुरू की हुई है, और गूगल ने अभी टैप टू पे शुरू किया है। इसके लिए इसने पाइन लैब के साथ समझौता किया हुआ है। तो आपने क्विकली रिवीजन किया कल के क्वेश्चंस का। कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे क्वेश्चंस ऑफ द डे में, तो आज उनका आंसर जान लीजिए। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो अभी कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो भी उत्कल दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया। उत्कल दिवस या कहें इसे उड़ीसा स्थापना दिवस भी कहते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कारण क्या है? तो दोस्तों उत्कल दिवस या उड़ीसा स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा राज्य जो है वो बंगाल और बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा जो है इसका पहले या पुराना नाम उड़ीसा था। क्या था? उड़ीसा। लेकिन इसके लिए एक लोकसभा में विधेयक आया, बिल पारित किया गया, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 113वां बिल था। ये मार्च 2011 में क्लियर हुआ, एक्ट बना, और इसके बाद से दोस्तों इसका नाम बदल करके उड़ीसा कर दिया गया। यानी उड़ीसा को अब से उड़ीसा कह के प्रोनाउंसिएट करेंगे। इसके अलावा भी अगर फैक्ट की बात करें तो उड़ीसा की बहुत पहले राजधानी कटक हुआ करती थी, अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्लियर है? अच्छा, कलिंग, कलिंग आप सुनते हो ना,
कलिंग आप सुनते हो कि बहुत पुराने समय से ये ऐतिहासिक रूप में अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा अशोक ने यहाँ पर युद्ध किया था। कलिंग युद्ध के बाद से वो चेंज हुए थे। तो कलिंग जो था ये उड़ीसा में ही पड़ता था। क्लियर है। भुवनेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो भुवनेश्वर दोस्तों अभी अभी कोविड वैक्सीनेशन वाला पहला सिटी बना था। फर्स्ट सिटी 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला, ये भी आप याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेट पूछा जाए तो आप बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य 100% वैक्सीनेशन वाला। क्लियर। भुवनेश्वर से और भी चीजों के बारे में अगर बात करें तो ओडिशा की राजधानी के साथ साथ दोस्तों यहीं पर अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण आयोजित हुआ था। अब ओडिशा को अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो ओडिशा यहाँ पर है मैप में। ठीक है। ये अपना बॉर्डर देखिए, ये बंगाल से शेयर करता है और झारखंड से शेयर करता है। पहले बंगाल और बिहार और ओडिशा सब एक ही में थे, तो इधर ये बिहार था। ठीक है ना। ये पूरा झारखंड आपको पता होगा कि ये सन 2000 में अलग हुआ, तो ये पूरा पहले बिहार था। इसके बाद इधर ये जो था ये वेस्ट बंगाल था, और इधर मध्य प्रांत भी ये एक में हुआ करता था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक में हुआ करता था। तब ये यहाँ से ओडिशा जो है ये टूटा। ठीक है। चलिए, तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है। प्रोफेसर गणेशी लाल गवर्नर, एस मुरलीधर जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। चिल्का झील आप याद रखेंगे। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा भारत की फर्स्ट रामसर साइट भी है। फर्स्ट रामसर साइट जो है ये चिल्का झील ही है, ये भी आप याद रखेंगे। सिमलीपाल, नंदनकानन, चंदका हाथी विहार, ये सभी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना? तो दोस्तों शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने अभी बंगाल को पीछे कर दिया है, पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया है इसने। उत्तर प्रदेश वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर ज्यादा होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये डाटा अभी मत ध्यान दीजिएगा, डाटा जो है ये पुराना डाटा है और अभी अपग्रेड हो चुका है। ठीक है। अभी के लिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वेजिटेबल्स के मामले में टॉप पर आ गया है। पिछले 2 सालों में इसने अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 29.58 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया हुआ है। इसका ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2021-22 के एंड तक पूरा होते होते इतना हो जाएगा इसका प्रोडक्शन। तो पश्चिम बंगाल को ये पीछे कर देगा। ठीक है। अगर फलों के उत्पादन में बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है ये शीर्ष फल उत्पादक है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा फल उत्पादन के मामले में टॉप पर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। इसने 2021-22 के कैलेंडर ईयर में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन करने का लक्ष्य बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की? तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज ने अभी चाइना में अपनी पहली यात्रा की है। एक्चुअली में ये चाइना में ही बनाया गया है, चाइना में ही पूरी तरीके से 100% ये चाइनीज है, 100% चाइना में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। पूरी तरीके से 100% ये इलेक्ट्रिक क्रूज भी है, यानी कि इलेक्ट्रिक बैटरी पर चलती है, समुद्री बैटरी पर चलती है। समुद्री बैटरी की इसकी क्षमता की बात करें तो 7500 किलोवाट घंटे की ये विशाल आकार की बैटरी है। इस बैटरी को बनाया है दोस्तों कंटेम्प्रेरी अप्रेक्स टेक्नोलॉजी ने, और ये दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर है। तो इसने इसके लिए बैटरी बनाया है। तो इसकी लंबाई, ये जो क्रूज शिप है इसकी लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई है 16 मीटर और क्षमता है लगभग 1300 यात्रियों के बैठने की। इसी वजह से कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। चाइना ने डिजाइन और डेवलप किया हुआ है। चाइना में अभी यांगजी नदी के ऊपर में दोस्तों मध्य हुगोई प्रांत के चिनांग में ये यात्रा की, यहाँ से बीच में। ठीक है। तो याद रखिएगा ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों आईपीएल में गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं अब ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लसित मलिंगा 170 विकेट के साथ अभी तक सबसे ज्यादा आईपीएल में ओवरऑल विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इनका रिकॉर्ड ड्वेन ब्रावो ने ब्रेक कर दिया है। 171 विकेट इनके हो गए हैं अभी के लिए। ठीक है। तो ड्वेन ब्रावो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लीग मैच की बात की जाए T20 फॉर्मेट में तो खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं, और आईपीएल में भी आप देख रहे हो काफी समय से ये चेन्नई की साइड से ही खेल रहे हैं। तो 171 विकेट लेकर के इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
लसित मलिंगा, हालांकि अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, श्रीलंका के ये गेंदबाज थे और मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेला करते थे। जबकि ड्वेन ब्रावो तो अभी भी खेला करते हैं, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेला करते हैं। तो टाटा आईपीएल 2022 में ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया हुआ है लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग याद रखिएगा भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न फ्रेंचाइजी बनी है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो $1 बिलियन प्लस है इसकी वैल्यूएशन सीएसके की, चेन्नई सुपर किंग की। अभी चेन्नई सुपर किंग ने दोस्तों अपना नया कप्तान बनाया है रविंद्र जडेजा को, तो इनका भी नाम याद रखना है आपको। अभी तक जितना भी इसका मैच हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ही इसके कैप्टन रहे, 4 बार ये जीत चुकी है चैंपियनशिप आईपीएल का। ठीक है, आईपीएल कब कब ये जीती थी? 2010 में जीती थी चेन्नई, 2011 में, फिर 2018 में, इसके अलावा 2021 में जीती। ठीक है, दूसरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है और पहले पर तो 5 बार जीतकर मुंबई इंडियंस है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन दोस्तों होगा कर्नाटक में। आपको बहुत बार मैंने बताया था कि सेकेंड एडिशन अभी होना है इसका, ठीक है ना, दूसरा संस्करण इसका होना है। पहला वाला तो भुवनेश्वर में हुआ था उड़ीसा में, सेकेंड वाला होना था 2021 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसे पोस्टपोन किया गया और 2022 में अब जाकर के हो रहा है, लेकिन नाम इसका संस्करण यही रहेगा 2021 ही। ठीक है, जैसे आपने टोक्यो ओलंपिक देखा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा गया, जबकि आयोजित कब हुआ? वो 2021 में आयोजित हुआ। तो ऐसे ही सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बेंगलुरु में होने जा रहा है। बेंगलुरु में एक स्टेडियम है श्री कांतिरावा स्टेडियम, वहां पर आयोजित होगा। 24 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई 2022 तक चलेगा। तो अभी केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत जी, इन्होंने इसके जर्सी, लोगो, शुभंकर और ऑफिशियल सॉन्ग को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम के तर्ज पर शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 4 संस्करण हम कहेंगे कि हो चुके हैं और 5वां संस्करण होना है। 4 संस्करण में कब कब होना था, कब कब हुआ, देखिए तो इसमें पहला संस्करण दोस्तों दिल्ली में हुआ, दूसरा हुआ ये पुणे में, तीसरा संस्करण हुआ गुवाहाटी में, चौथा ध्यान रखिएगा ये होने वाला था लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश हरियाणा में होने वाला था, ठीक है ना, लेकिन कैंसिल कर दिया गया। 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, देखो ये हो पाता है कि नहीं अभी। ठीक है, तो 5 संस्करण इसके समझो होने वाले हैं या कहीं कंप्लीट होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के, और ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अगला है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया? तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है। यानी सिटी बैंक का जो भी प्लान, जो भी ऑपरेशन चल रहा था इंडिया में, उसका एक्विजिशन एक्सिस बैंक ने कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक्विजिशन है, किसी एक बैंक के द्वारा किसी एक बहुत पुरानी बैंक का एक्विजिशन करना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डील हुई है, 12,325 करोड़ में ये डील हुई है। इसके तहत सिटी बैंक का इंडिया का जो भी उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय था, जैसे रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, या फिर लोन या फिर मनी मैनेजमेंट, सारा सिस्टम अब एक्सिस बैंक के तहत आएगा। यहाँ तक कि सिटी बैंक के जो कर्मचारी होंगे वो भी अब एक्सिस बैंक के लिए काम करेंगे। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो 1993 में यह स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और वहीं अध्यक्ष हैं इसके राकेश माखीजा। एक्सिस बैंक दोस्तों अभी पीओएस मशीनों को स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना था, पहला पेटीएम ही है। ठीक है, इसके बाद एक्सिस बैंक अभी चर्चे में आया था जब इसने एक हाउस वर्क इज वर्क नाम का प्रोग्राम शुरू किया था। हाउस वर्क इज वर्क नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया था, एक पहल शुरू किया था, जिससे महिलाएं भी वर्क फ्रॉम होम अच्छे तरीके से कर सकें और वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें। इसके अलावा डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने ही एयरटेल के साथ समझौता किया हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया था। और एक्सिस बैंक ने अब सिटी बैंक का एक्विजिशन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अभी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो बनाया गया है डॉक्टर एस राजू को। डॉक्टर एस राजू यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं आपको, ये होंगे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक। ये आर.एस. गरखल का स्थान लेंगे जो कि 31 मार्च को रिटायर हुए, तो 1 अप्रैल से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है डॉक्टर एस राजू का। ये इससे पहले अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं।
अगला है, हाल ही में किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रेहला फीफा वर्ल्ड कप बॉल लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है एडिडास ने। एडिडास ने अभी कतर 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होने वाला है, ये इसके लिए ये बॉल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। ये बॉल लॉन्च की गई है और ये बॉल की खासियत क्या है? खासियत यह है दोस्तों कि ये पूरी तरीके से पानी पर आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है। इसमें ये ध्यान दिया गया है कि इससे कोई इसमें ऐसा मटेरियल ना यूज किया गया हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एक गेंद से नुकसान को बचाया जा सकता है, लेकिन इससे क्या होता है ना, एक संदेश जाता है कि देखो हम क्या अपने पर्यावरण को कितना ध्यान दे रहे हैं। तो चूंकि फुटबॉल बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम है और बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो लोग फॉलो करें जिससे, ठीक है। तो एडिडास की ये 14वीं विश्व कप गेंद है, यानी कि 14वीं बार ये वर्ल्ड कप के लिए बना रहा है गेंद, और इसको सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है स्पेशल तौर से, क्योंकि ये जो गेंद होगी ये तेजी से हवा में रन करेगी। मतलब इस प्रकार से इसका शेप, इसकी डिजाइन, इसका वेट, ये सब चीजें डिसाइड की गई हैं एडिडास के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो कतर में इस बार का आयोजन होगा। 2018 में इससे पहले हुआ था, तो वो मॉस्को में हुआ था, और उसको जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था। किसको हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके। इस बार सबसे बड़ी न्यूज ये आई है कि भारत की पहली भारतीय कंपनी बन गई है बायजूस, इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बनने वाली, फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेगी बायजूस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजाइन करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी की? तो अभी हाल ही में दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को डिजिटाइज करने के लिए क्विक.id के साथ भागीदारी करी हुई है। यानी केवाईसी, जो डिजिटल केवाईसी होगी, इसके लिए ये क्विक आईडी के साथ समझौता किया हुआ है। तो केवाईसी जो होता है, यानी इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जाने। तो केवाईसी जो होगा, डिजिटल केवाईसी या वीडियो केवाईसी या ई केवाईसी, इसको लागू करने के लिए ये समझौता किया हुआ है। अब इसके थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप इंडिया के किसी भी छोर से जाकर के वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो और भी अपना पूरा बैंकिंग कर सकते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो 1911 में स्थापित हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ और एमडी है मातम वेंकट राव। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या कहे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने? तो एनडीए के नए प्रमुख दोस्तों बन गए हैं वाइस एडमिरल अजय कोचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। वाइस एडमिरल अजय कोचर जी को एनडीए का नया प्रमुख बनाया गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ये खड़गवासला पुणे में बेस्ड है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा गया है कि एनडीए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या एनडीए कहाँ पर स्थित है। तो खड़गवासला पुणे में ये स्थित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इसके अभी वाइस एडमिरल अजय कोचर बनाए गए हैं नए चीफ। अच्छा, ये एवीएसएम एनएम ये सब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, ठीक है ना। अति विशिष्ट सेवा मेडल और इसके बाद विशिष्ट मेडल, ये सभी मेडल्स होते हैं जो रैंक दी जाती है, ठीक है। तो एवीएसएम एनएम है ये अजय कोचर जी, वाइस एडमिरल अजय कोचर, ये एयर मार्शल संजीव कपूर जी की जगह पर आएंगे। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम लोग महोत्सव और मेले बहुत ही अच्छे से तैयार कर रहे थे, तो 2 दिन ऑलरेडी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। कुछ और भी महोत्सव और मेले आए हुए हैं, प्रमुख कार्यक्रम, इनको भी हम लोग रिवाइज कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे लिस्ट दी गई है और यहाँ मिक्सअप फॉर्म में आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इनमें से छांटना है और सही आंसर लगाना है। तो साहित्योत्सव जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? साहित्योत्सव जो है ये दोस्तों आयोजित हुआ नई दिल्ली में, तो 1 नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये जब भी होगा दोस्तों, ये होगा हमेशा हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, हरियाणा में होता है सूरज कुंड मेला। पखाल दिवस महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो पखाल दिवस महोत्सव दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है, तो 3 नंबर आप यहां पर डाल देंगे। डोल उत्सव या डोल जात्रा
देखिए डोल यात्रा हुआ या रथ यात्रा हुआ या फिर दोस्तों धानु यात्रा महोत्सव हुआ, ये सब तो आपको अमूमन देखने को मिलेंगे ओडिशा में। लेकिन अब चूंकि ओडिशा, बंगाल, बिहार सब एक ही हुआ करता था पहले, ठीक है, तो यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल लगाएंगे, मुख्यतः पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है, ठीक है ना, तो 4 नंबर यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओडिशा में नहीं मनाया जाता, ओडिशा में भी कुछ स्तर पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? ये दोस्तों मनाया गया आंध्र प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया हुआ था। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअल रूप से। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, यहाँ पर मैंने ये रख दिया हुआ है। देखिए अब तो महोत्सव खत्म हो गया है, तो कुछ इससे मिलते जुलते जो है ना उसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया, जैसे थोड़ा सा 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही जान लो, नहीं तो केवल 5 ही रहते। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये कोई महोत्सव नहीं है, कोई मेला नहीं है, ठीक है ना, ये सम्मेलन है, समिट है, लेकिन इसमें इसलिए डाल दिया गया जिससे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो बिम्स्टेक दोस्तों इस बार कहां पर आयोजित हुआ? श्रीलंका में। श्रीलंका इस बार इसकी होस्टिंग कंट्री थी, तो आप इसे याद रखेंगे, 7 नंबर डाल लेंगे। विमेन एट वर्क प्रोग्राम किसने शुरू किया? इसको कर्नाटक ने शुरू किया है। किसने? कर्नाटक ने शुरू किया। यहाँ पर पूरा लिस्ट भी दी गई है, आप लिस्ट भी मैच करा सकते हो। आई होप आपको दोस्तों इस तरीके से काफी पॉइंट्स तैयार हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट को जब से शुरू किया गया है तो आपको बहुत चीजें पढ़ाई जा चुकी है, इसलिए मैं कहता हूँ आप डेली करंट अफेयर देखा करो। जो अगर मिस कर दिए हो तो पुराने जाकर के करंट अफेयर को जरूर देख लो, क्योंकि उससे आपको पुस्तकें, लेखक बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से याद होगी। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर, सैन्य अभ्यास, महोत्सव, मेले, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो ये सारी चीजें टॉपिक बाय टॉपिक आप डेली करंट अफेयर के साथ तैयार कर सकोगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जेल कैदियों के घर वालों को दिए जाने वाले लोन को क्या नाम दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप कमेंट करके। यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन है? बताओ। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो बताना। और हाँ, इस ई बुक को अगर आप लेना चाहते हो तो जाकर के एमजेटी ऐप से ले सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर इन 3 महीनों से एक भी सिंगल क्वेश्चन बनता है तो वो सिंगल क्वेश्चन आपका इस ई बुक के बाहर से नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। इसके अलावा इसमें आपको स्टैटिक्स भी दिया गया है। हर एक एक्सप्लेनेशन में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसका स्टैटिक्स दिया गया है, तो आप साथ साथ स्टैटिक्स को भी पढ़ते चलोगे। इस ई बुक को आप एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप से भी हमारे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे वीडियो कोर्सेज को भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।